हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण विधियाँ। आपके यहाँ पे मैं वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। आज 7वां टॉपिक है, क्लास 7th है। इसके पहले मैं जितने भी टॉपिक पढ़ा चुका हूँ वो वही टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। लास्ट ईयर में जो भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारी चीज़ें करा रहा हूँ। उसी तरीके से शिक्षण विधियों से के ऊपर भी क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, वो मैं कराऊंगा। आज की वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को शिक्षण विधियों के बारे में एक एक करके। और लास्ट में सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे मैं आए हुए इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने हुए थे लास्ट ईयर वो सारे लास्ट में मैं वीडियो के लास्ट में कराता हूँ। तो पूरी वीडियो देखा करिए। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगती है वीडियो तो बताया करिए, कोई कमी रहती है तो वो भी बताया करिए। सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में वो दूर हो जाएंगी अगर कोई कमी है भी तो। और अगर ऐसे ही अगर आप लोग किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सुपर टेट हो गया, सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि आपको वीडियो में क्या दिक्कत हो रही है या फिर आपको जो वीडियो मिल रही है उसमें क्या अच्छाई है। ठीक है। और वीडियो की अगर PDF चाहिए, आप लोग खुद से फ्यूचर में पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम के पहले होता है ना कि आप थोड़े से समय में रिवाइज करना चाहते हैं, तो PDF आप रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से या फिर वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शिक्षण विधियाँ यानी कि टीचिंग मेथड्स। शिक्षण विधियाँ होती क्या है? शिक्षण विधियाँ एक्चुअली होती हैं जिस तरीके से आप किसी को पढ़ा रहे हैं, किस तरीका क्या होता है, पढ़ाने का क्या तरीका है, उसी को कहते हैं मेथड। यहाँ पे अगर मैं पढ़ के आपको बताऊँ तो शिक्षण विधियाँ और प्रविधियाँ पठन पाठन को आनंदमय एवं रुचिकर बनाते हैं। शिक्षण का अर्थ होता है अध्ययन करना और विधि का अर्थ होता है तरीका, अर्थात वह तरीका जिनका प्रयोग करते हुए शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है, उन्हें शिक्षण विधियाँ कहते हैं। वही जो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से आप किसी छात्र को, किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मनोरंजन रुचिकर ढंग से अपने कंटेंट को बना रहे हैं। बच्चों का पढ़ाएंगे तो अगर आप रुचिकर नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे का ध्यान नहीं लगेगा। बड़े को पढ़ा रहे हैं किस तरीके से पढ़ाना है, मैथ पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या तरीका होना चाहिए, हिंदी पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या तरीका होना चाहिए, सभी का तरीका सेम तो नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं टीचिंग मेथड। जिस तरीके से आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे को, किसी छात्र को, इसको क्या कहते हैं? टीचिंग मेथड्स यानी कि शिक्षण विधियाँ। अब एक एक करके यहाँ पे हम सारी चीज़ें बारी बारी से देखेंगे कि कौन सी शिक्षण विधि क्यों यूज की जाती है, उसका क्या प्रयोग होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आता है आपका आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। बीएड किए हुए हैं आप या फिर BTC किए हुए हैं, DLED किए हुए हैं, BSTC कर रहे हैं किसी राज्य में उसी को BSTC कहते हैं, किसी राज्य में उसी को स्टेट में BTC कहते हैं। जो भी कर रहे हैं आप लोगों ने नाम तो ज़रूर सुना होगा ये सारी जो विधियां हैं, लेकिन इसके बारे में आप जानते नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँ उनके बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा 10 मिनट की वीडियो जो होगी उसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर भी लास्ट में कराऊँगा, उसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आगमन विधि है, इसमें क्या किया जाता है? इस विधि का प्रतिपादन पहले से मैं बता दूं आप लोगों को, अरस्तु ने किया है। ठीक है। आगमन विधि या फिर निगमन विधि है, दोनों के जो प्रतिपादक हैं वो अरस्तु जी हैं। आगमन विधि में शिक्षण कार्य प्रारंभ करने या प्रकरण की शुरुआत करने से पूर्व छात्रों के मध्य, यहाँ पे पूर्व होगा, पूर्व, ठीक है, छात्रों के मध्य पूर्व ज्ञान से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे आपने लेसन प्लान पढ़ाया होगा तो छात्रों से आप प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं, तो प्रस्तावना प्रश्न किससे आधारित होता है? पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित होता है। यानी कि बच्चे अगर कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं तो कक्षा 5 के लेवल का उनसे आप क्वेश्चन पूछेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे पूर्व ज्ञान से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, जिससे पढ़ाए जाने वाला जो प्रकरण है वहाँ तक पहुँचा जा सके। वही करते थे ना, प्रकरण पे पहुँचते थे। अर्थात यह विधि जो होती है वो ज्ञात से अज्ञात होती है। उनको पूर्व ज्ञान का ज्ञान ज्ञात है, पूर्व ज्ञान उनको है, लेकिन जो आगे आप पढ़ाएंगे, जो प्रकरण से जोड़ेंगे उनको, वो अज्ञात होती है। यानी कि ये क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात होता है आगमन विधि। ठीक, समझ गए होंगे। अरस्तु ने किया है इसका प्रतिपादन। ये क्या होता है? पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान से को प्रेजेंट में जो आप पढ़ाने वाले हैं उससे जोड़ा जाता है। यानी कि क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जाता है। अगली विधि है निगमन विधि। निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड, जस्ट उल्टा है ये आगमन विधि का। इसका भी प्रतिपादन अरस्तु ने किया था। यह विधि आगमन विधि की विपरीत है। यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ती है। इसमें सर्वप्रथम क्या करते हैं? छात्रों को कुछ सूत्र बता देते हैं, कुछ सिद्धांत प्रस्तुत कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? छात्रों को उस स्तर पर ले जाया जाता है जहाँ पर वो जाना चाहते हैं। ठीक है। पहले हम उनको सिद्धांत बताते हैं, कोई सूत्र बताते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? हम उस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हो गई निगमन विधि। अब आता है आपका व्याख्यान विधि। इसका भी नाम सुने होंगे, लेक्चर मेथड का।
व्याख्यान विधि में शिक्षक मौखिक एवं लिखित रूप से छात्रों को सूचनाएं प्रदान करता है। चाहे आप जब लेसन प्लान पढ़ाते हैं, मैं लेसन प्लान से रिलेटेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बीएड किए या बीटीसी की जो भी किए हैं टीचिंग से रिलेटेड कोर्स, उसमें आपने पाठ्य योजना जरूर बनाई होगी। तो पाठ्य योजना बनाई है तो आपको इतना तो जरूर पता होगा कि व्याख्यान विधि में क्या करते हैं, आप चीज़ों की व्याख्या करते हैं। चाहे वो आप फिगर बना के करें, लिख के करें, या फिर आप बोल के करें, व्याख्या करनी होती है। और व्याख्या में क्या करते हैं, कोई चीज़ जो पढ़ा रहे हैं उसकी सूचना प्रदान करते हैं बच्चों को। शिक्षक सक्रिय रूप से अपने विचारों को प्रकट करता है तथा छात्र शिक्षक की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और ज़रूरत पड़ने पर संपूर्ण जानकारी लिखते भी हैं। शिक्षक अच्छे उदाहरण देकर विषय को रोचक तथा प्रेरणादायक बनाता है। तो ये हो गया व्याख्यान विधि। आशा करता हूँ आप लोगों को व्याख्यान विधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आता है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें देखिए क्या लिखा गया है, प्रदर्शन विधि शिक्षक को व्याख्या करने हेतु उसकी सहायता करती है। अगर आप व्याख्या कर रहे हैं किसी चीज़ को, अगर आप चार्ट बना के साथ में ले जा रहे हैं या फिर कोई मॉडल बना के ले जा रहे हैं, तो आप उसकी सहायता से क्या करेंगे, और अच्छे से व्याख्या कर पाएंगे। और बच्चों को क्या होगा, वो चीज़ें जो समझा रहे हैं वो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, वही देखिए आगे लिखा गया, और छात्रों को स्पष्ट रूप से समझाने में भी शिक्षक की सहायता करती है। प्रदर्शन विधि में शिक्षक छात्रों के मध्य प्रकरण से संबंधित दृश्यों को प्रकट करता है। जैसे आपको मैंने बताया, चार्ट बना के ले जाएंगे। जैसे आप कबीरदास जी के बारे में बता रहे हैं और कबीरदास जी का फोटो आप चार्ट पे बना के ले जाएं, उस पर उनका जीवन परिचय लिख दें कि जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कब कहाँ हुई, माता पिता का नाम। तो बच्चों को वो चीज़ देखने में भी अट्रैक्टिव लगेगा और उनको ध्यान रहेगा, ज़्यादा देर तक याद रहेगी चीज़ें। ठीक है, प्रकट करता है। साथ ही वो दृश्य दिखाकर छात्रों को स्पष्ट भी करता रहता है, जिससे छात्र प्रकरण में रुचि लेते हैं। जाहिर सी बात है, जब उनको फिगर दिखाएंगे तो रुचि बढ़ेगी उनका ज्ञान अस्थायी होता है। यानी कि उनको जो दिखाते हैं, कोई आप वीडियो देख के आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, जैसे मेरी यार वीडियो देख रहे हैं, इसको आप कहीं किताब से पढ़ भी सकते थे, लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के माध्यम से क्या होता है, चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किताब से आप खुद पढ़ते हैं तो उसको समझने में आपको दिक्कत होती है। वीडियो के माध्यम से या फिर इमेज के माध्यम से कोई चीज़ आपको पढ़ाई जाती है, दिखाई जाती है, तो वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहती है। ठीक है, और ये क्या है, प्रदर्शन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। अगली विधि है प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड। इस विधि का प्रतिपादन प्लेटो के जो गुरु थे सोक्रेटिस, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा छात्रों के चिंतन स्तर का विस्तार किया जाता है। आप प्रश्न पूछते हैं, क्यों? जब प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे उसके बारे में सोचते हैं, यानी कि बच्चों का चिंतन का विस्तार होता है, और यह छात्र की पुनः स्मरण शक्ति को भी विकसित करती है। इसके प्रयोग में कक्षा अनुशासन में रहती है। जब आप प्रश्न पूछते हैं, देखते होंगे सारे क्लास के बच्चे शांत हो जाते हैं, अनुशासन में रहते हैं। आप व्याख्या कर रहे हैं तो हो सकता है कोई बच्चा इधर उधर देख रहा हो, बातचीत कर रहा हो, लेकिन जब प्रश्न पूछेंगे ना, तो जो अनुशासनहीन बच्चा भी रहेगा वो भी अनुशासन में रहने की कोशिश करेगा। ऐसा सोचेगा कि कहीं मुझसे ही प्रश्न ना पूछ लिया जाए। साथ ही यह प्रकरण को लेकर छात्रों की रुचि बढ़ाने का भी कार्य करती है। जब ध्यान देंगे, अनुशासन में रहेंगे तो रुचि बढ़ेगी। अगला मेथड है खेल विधि यानी कि गेम मेथड। आधुनिक समय में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु बालकों एवं शिशुओं को खेल खेल में शिक्षा प्रदान करवाई जाती है। इस विधि के प्रतिपादक यहाँ पे हैं, देखिए ध्यान से, हेनरी फोल्डबेल कुक। इनके द्वारा ये खेल विधि डेवलप की गई थी। यह रुचिकर विधि है। इसमें बालक अपनी पूर्ण रुचि प्रकट करता है, जिसके कारण प्राप्त ज्ञान को स्थायित्व प्रदान होता है और छात्र लंबे समय तक उस ज्ञान का भंडार अपने मस्तिष्क में रख लेता है। अब जैसे आपको खेल में आप क्रिकेट खेलना सीखे होंगे बचपन में, तो क्या आप भूल गए? वो आपको आज तक याद है। कोई चीज़ बचपन में पढ़े होंगे तो हो सकता है वो आज भूल गया हो, लेकिन जब क्रिकेट खेले हैं या फुटबॉल खेलें, कोई भी खेल में कोई खेले हैं, वो आपको याद रहती है जीवन पर्यंत, वो स्थायी ज्ञान हो जाता है। इसलिए खेल विधि बच्चों को बताई जाती है, जिससे उनका ध्यान बना रहता है। अगला मेथड है हर्बर्ट विधि। हर्बर्ट विधि के संबंध में यह धारणा है कि समस्त ज्ञान बाहर से शिक्षार्थी को दिया जाता है और ज्ञान संचित होता रहता है। यदि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित कर दिया जाए तो शिक्षार्थी को या विद्यार्थी को सीखने में सुगमता होती है। सीखने की परिस्थितियों में इकाइयों को तर्कसंगत प्रस्तुत करना चाहिए। इकाई की क्रियाओं को एक क्रम में संपादित करना चाहिए। इसके लिए हर्बर्ट ने 5 सोपान दिए थे। सोपानों को पंचपदी भी कहा जाता है। तो हर्बर्ट विधि से लेसन प्लान बनाने को आपने सीखा होगा। हर्बर्ट विधि से भी लेसन प्लान बनाया जाता है, जिसको 5 पदों में डिवाइड किया जाता है, जिसको पंचपदी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जैसे लेसन प्लान में क्या करते हैं, बच्चों से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछते हैं और ऐसे प्रश्न पूछते जाते हैं, आगे चल के वो उसके प्रकरण से, जो प्रेजेंट में आप पढ़ाने वाले हैं उस प्रकरण से आप जोड़ देते हैं। तो बच्चों को जो पूर्व ज्ञान था उससे क्या किया गया, वो उनके अंदर दिमाग में संचित था, स्टोर था।
उससे रिलेटेड आप प्रश्न जब पूछेंगे तो वो उस ज्ञान को आपके प्रश्न से जोड़ते जाएंगे और अपन धीरे धीरे करके वो प्रकरण से जुड़ जाएंगे। इसी को क्या कहा गया है, हर्बर्ट विधि कहा गया है, जिसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्या है, पंचपदी इनके ही हर्बर्ट विधि को ही कहा जाता है। मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी विधि के जन्मदाता मारिया मॉन्टेसरी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस विधि से बनेगा वो यही बनता है कि इसके प्रतिपादक कौन है, मारिया मॉन्टेसरी हैं। इन्होंने अपनी विधि में इस बात का अधिक बल दिया था कि छात्रों को अपने अधिगम उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बोध होना चाहिए, यानी कि जो उनको पढ़ना है, जो उनको आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बच्चों को स्पष्ट रूप से पहले से ही आप बता दीजिए कि उनको आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, उनको क्या बताने जा रहे हैं। शिक्षण में छात्रों की आवश्यकताओं को प्रधानता दी जानी चाहिए, यानी कि जो आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं उसमें बच्चों को प्रधानता दीजिए एज कम्पेयर टू टीचर। टीचर को प्रधानता मत दीजिए, शिक्षक को प्रधानता मत दीजिए, या बच्चों को प्रधानता दीजिए, या विषय वस्तु को प्रधानता मत दीजिए, सिर्फ बच्चों को प्रधानता दीजिए। किसका कहना था, मॉन्टेसरी विधि में, ठीक है, जिससे वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। मॉन्टेसरी विधि भी समझ में आ गई। अब आता है मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि सिंपल सा है। इसके प्रतिपादक है, सबसे पहले देख लीजिए, B.S. ब्लूम है। इसमें शिक्षण तथा परीक्षण उद्देश्य केंद्रित होता है, यानी कि क्या उद्देश्य है उसको पाने के लिए ही मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण के लिए आयोजित सभी शिक्षकों की क्रियाएं उद्देश्य केंद्रित होनी चाहिए। जब उद्देश्य केंद्रित होंगी उसको क्या कहते हैं, मूल्यांकन विधि कहते हैं। अगला है प्रयोजना विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट विधि, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रायोजना शिक्षण विधि या प्रोजेक्ट विधि आधुनिक विधि मानी जाती है। आप कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल करके ज़्यादा समझ में आती है चीज़ें, प्रैक्टिकल नहीं कराते इसलिए ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती, सब सिर्फ लिखवाते रहते हैं या फिर रीड करते रहते हैं, प्रैक्टिकल नहीं कराते। तो यही कारण है कि प्रैक्टिकल जो है प्रोजेक्ट मेथड है वो प्रेजेंट टाइम में लोगों की नीड है, सबसे ज़्यादा इसको आधुनिक माना जाता है। शिक्षा में सामाजिक परिपक्व प्रवृत्ति के फल स्वरूप यहाँ पे प्रयोजना शिक्षण विधि या प्रोजेक्ट विधि का विकास हुआ। इसके जो प्रवर्तक हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, प्रयोजना विधि के प्रवर्तक किलपैट्रिक, W.H. किलपैट्रिक, जो जॉन डीवी के शिष्य थे। किलपैट्रिक ने कहा है कि शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए कि जीवन को समर्थ बनाया जा सके, यानी कि ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे बच्चा, जो कहते हैं ना कि आजकल के लोग को नौकरी नहीं मिल रही है तो लोग कहते हैं कि बच्चे में हुनर नहीं है, काबिलियत नहीं है, तो यहाँ पे इनका कहना था किलपैट्रिक जी का कि शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए कि बच्चे के अंदर हुनर पैदा हो, खुद का जीवन में वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सके। प्रोजेक्ट विधि में छात्र अधिक क्रियाशील होता है क्योंकि प्रोजेक्ट पे काम, प्रैक्टिकल चीज़ों पे काम करेगा और स्वयं अनुभव करके वो सीखता है। अगली विधि है विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि में शिक्षक संपूर्ण यहाँ पे पाठ को कुछ भागों में बांट लेता है, यानी जैसे आपके पाठ में 5 टॉपिक है तो उसको पांचों टॉपिक को अलग अलग इकट्ठा नहीं पढ़ाएगा, अलग अलग उसको तोड़ लेगा। उसके पश्चात सभी भागों का वर्णन करेगा। पहले पार्ट का वर्णन करेगा, पहले जैसे कबीरदास जी के बारे में बता रहे हैं, कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, फिर दूसरे में उसको उनके कार्य के बारे में बताएंगे, फिर तीसरे में उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी इसके बारे में बताया जाएगा, फिर लास्ट में उनकी मृत्यु कब हुई उसके बारे में बताया जाएगा। एक पार्ट को, पूरे कंबाइंड चीज़ को अलग अलग तोड़ दिया जाता है और एक एक चीज़ को तोड़ने के बाद एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है, जिससे क्या होता है लास्ट में इसमें देख लीजिए, यह विधि पूर्ण से अंत की ओर, यानी कि पहले क्या थी, एक टॉपिक था उसको क्या किया गया, तोड़ दिया गया और शिक्षण सूत्र पर आधारित है। व्याकरण तथा इस कहानी शिक्षण करते समय इस विधि का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। विश्लेषणात्मक विधि का, इस विधि के द्वारा बड़े तथा जटिल विषय को भी आसानी से समझाया जा सकता है। जब आप बड़ी सी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे तो उसको अच्छे से समझ सकते हैं आप, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विश्लेषणात्मक विधि कहा जाता है। दूसरा अब इसके बाद है संश्लेषणात्मक विधि। इसमें देखिए संश्लेषण विधि में छोटे छोटे विषयों को जोड़कर पढ़ाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, जस्ट उल्टा है, विश्लेषणात्मक विधि का जस्ट उल्टा है। इसमें क्या किया जाता है, छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ दिया जाता है, उसके बाद जोड़ने के बाद क्या किया जाता है, उसको समझा जाता है। देखिए संश्लेषण तथा विश्लेषण दोनों विधियां आपस में संबंध रखती हैं। संश्लेषण विधि में हम विषय को खंडों में विभाजित करके उस विषय का अध्ययन करते हैं, परंतु यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विश्लेषण होगा, याद रखिएगा। विश्लेषण में हम अलग अलग करते थे ना, विश्लेषण में हम अलग अलग चीज़ों को करके उसका अध्ययन करते थे, परंतु संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं, यानी कि चीज़ों को हम क्या करते हैं, जोड़ के समझते हैं उस चीज़ को। संश्लेषण विधि को मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। लास्ट में यहाँ पे सेकंड लास्ट है साहचर्य विधि, इसके बाद समीक्षा विधि, उसके बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे जल्दी से। साहचर्य विधि देखिए, साहचर्य विधि के अंतर्गत कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ
मिलान करने का कार्य करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो कार्ड पे लिखे रहे शब्द हैं उसका हम चित्रों से मिलान करते हैं। इस विधि का आविष्कार मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। चित्र कार्ड द्वारा बालक पढ़ना आरंभ करता है। जैसे चित्र, एक कार्ड होता है पेपर बोर्ड, उस पर क लिखा है, ख लिखा है, वो कार्ड के द्वारा पढ़ना सीखता है। ठीक है, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का अभ्यास करते करते बच्चा अनेक शब्दों और वर्डों से यहाँ पे परिचय प्राप्त कर लेता है। लास्ट है यहाँ पे समीक्षा विधि। समीक्षा का आपको पता ही अर्थ क्या है, किसी वस्तु या का गुण दोष पहचानना। समीक्षा का अर्थ होता है किसी वस्तु के गुण व दोषों की विवेचना करना। यह पद शिक्षण की विधि है। इस विधि में पहले पाठ का सस्वर वाचन होता है, जैसे हिंदी का आप करते हैं पद्य का। उसके बाद छात्रों द्वारा पद की समीक्षा की जाती है, अर्थात पद के गुण और दोषों की आलोचना की जाती है। तो ये था दोस्तों समीक्षा विधि। अब इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वो सारे यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। पहला प्रश्न है यहाँ पे, किंडरगार्टन विधि में एक कालांश कितने समय का होता है? किंडरगार्टन यानी कि छोटे बच्चों के लिए। तो उसमें आपको कितने समय, जो एक कक्षा होती है वो कितने समय की होती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका, यहाँ पे मैं आपको मार्क करके बता दूँ, सी ऑप्शन 20 से 25 मिनट की होती है क्लास किंडरगार्टन में छोटे बच्चों के लिए। दूसरा है प्रोजेक्ट विधि के आविष्कारक। प्रोजेक्ट विधि के आविष्कारक हैं किलपैट्रिक। आपको भी पता है जॉन डेवी के शिष्य थे किलपैट्रिक। तीसरा क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी विधि प्रभावी नहीं है? याद रखिएगा, लास्ट ईयर सीटेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आए थे। आप इतना पढ़े, व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी विधि प्रभावी, जैसे फटाक से आप आगमन विधि लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, नहीं है। नहीं है मतलब इनमें से कौन सा प्रभावी नहीं है? तो निगमन विधि। निगमन विधि में क्या करते थे, पहले आप सूत्रों को या पाठ को पढ़ाते थे, फिर उसके बाद उनका उदाहरण कराते थे, उसके बारे में एक्सप्लेन करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, व्याकरण का शिक्षण कार्य कर रहे हैं आप, तो पहले आप छोटे छोटे उदाहरण बताएंगे लोगों को, फिर उस चीज़ को एक्सप्लेन करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पहले बच्चों को संज्ञा की परिभाषा से अवगत कराती है, तत्पश्चात उसे संज्ञा के उदाहरण प्रस्तुत करती है। अभी जैसे मैंने बताया निगमन विधि में क्या करते थे, पहले चीज़ों के बारे में बताते थे, फिर उसके बाद उसका उदाहरण बताते थे एक करके। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे है, एक शिक्षिका है वो बच्चों को पहले क्या कर रही है, परिभाषा बता रही है संज्ञा की, उसके संज्ञा के उदाहरण दे रही है, तो क्या कौन सी विधि हो जाएगी, निगमन विधि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है किस विधि में? अभी मैंने बताया आप लोगों को, यहाँ पे साहचर्य विधि है। लास्ट में यहाँ पे मैंने बात बताया था ना, सेकंड लास्ट आपको जो बताया था समीक्षा विधि के पहले, साहचर्य विधि क्या करते थे, हाँ चित्र कार्ड बना के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता था। यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे। पांचों क्वेश्चन में कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है किसमें, साहचर्य विधि में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, किस विधि के अंतर्गत पद के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? अभी लास्ट में जो बताया मैंने, पद के गुण दोषों की आलोचना किसमें की जाती थी, समीक्षा विधि में। गुण दोषों की समीक्षा की जाती है इसमें, तो समीक्षा विधि हो जाएगा छठवें का आंसर। सातवां क्वेश्चन है, कक्षा 1 तथा और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके की कहानी आप बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए 1 और 2 के बच्चों के लिए चुनेंगे। बहुत छोटी कहानी हो इस तरह का, या फिर इसमें से बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, यानी जिस कहानी में बहुत सारे लोग हों, या फिर जिसमें 2 ही पात्र हों, या फिर चौथा ऑप्शन है जिसमें शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली जो है वो चित्रात्मक हो। तो जाहिर सी बात है, आपको छोटे बच्चों को आप पढ़ाना है, चित्रात्मक शैली का प्रयोग करेंगे आप, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये, आपका बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। यहाँ पे इसलिए ये होगा क्योंकि यहाँ पे आप बाकी ऑप्शन देखिए, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया, कठोर नहीं अपना सकते आप। पाठ्य पुस्तक का यूज करेंगे भाषा के लिए, बिल्कुल नहीं। भाषा का आकलन करेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो एक ही ऑप्शन बचा, बच्चों के लिए भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे अगर आप लोग सीटेट, यूपीटेट या फिर सुपरटेट की क्लासेस बिल्कुल फ्री देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।